हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो नंबर 4 में आपके इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो मैंने आपको बेटा बताया है कि हमारी इकोनॉमी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था, बुरी तरह से उन्होंने इसको बर्बाद करके रखा था। और जिसमें हमने फर्स्ट सेक्टर पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे ख़त्म किया, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे उन्होंने बर्बाद किया, और आज हम पढ़ेंगे जो है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल कि हमारा फॉरेन ट्रेड उस वक्त कैसा था। तो बिफोर ब्रिटिश राज अगर मैं बात बताऊं, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे तो हमारे इंडिया का जो ट्रेड था वो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ से बहुत दूर दूर तक यहाँ से मसाले, जूट, कपास और हाथी दांत से बना हुआ सामान, जब ऐसा सामान बहुत दूर दूर तक जाता था, जैसे हैंडीक्राफ्ट का सामान जाता था, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो इंडिया एक एक्सपोर्ट कंट्री, एक्सपोर्टर के लिए जो था फेमस बन चुका था, और यहाँ की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ पर इंडिया में पढ़ने भी विदेशों से आते थे, तो इंडिया एक रिच कंट्री था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम इनके आगे कैसे करेंगे। तो उन्होंने जो हमारे ट्रेड को कैसे प्रभावित किया, तो उन्होंने एक तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, टैरिफ पॉलिसीज़ को यूज़ किया, जिसके कारण हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो काफ़ी बैकवर्ड हो गया, काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया। उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल उठाया जो कि ब्रिटेन और इंग्लैंड में ले गए, और वहाँ से फिनिश गुड्स लेकर यहाँ आते थे। तो हमारा कंट्री जो था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स में चेंज हो गया था। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारे यहाँ इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, शुगर एक्स्ट्रा जो था यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था, भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था, और वहाँ से फिनिश गुड्स लेकर आते थे, जिसके कारण हमारे जो थे इकॉनमी काफ़ी पीछे चलेगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हमने 1000 की लकड़ी जो है एज आ रॉ मटेरियल हमने इंग्लैंड और ब्रिटेन को जो है एक्सपोर्ट कर दी, वहाँ की मशीनों में माल बनकर तैयार हो गया। मान लो 1000 रुपये का हमने जितनी लकड़ी वहाँ एक्सपोर्ट की, वहाँ से जो थी 10 चेयर बन के आ गई, तो उन्होंने 1000 रुपये प्रति चेयर जो थी यहाँ के सेल कर दी, तो उन्होंने 10,000 रुपया हमसे अर्न कर लिया। तो हमने जो जब सेल किया, उनको एक्सपोर्ट किया तो 1000 में, और जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो 10,000 में। तो वहाँ जो हमारे हमसे अर्निंग करते थे वो या तो अपनी कंट्री में ले जाते थे, अदरवाइज वो उस पैसे को कहाँ यूज़ करते थे, डिफेंस में यूज़ करते थे। जब युद्ध में खर्च होता था तो उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर यूज़ किया जाता था, इंडिया में उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था। तो ये हमारा एक प्राइमरी प्रोडक्ट जो था वो फिनिश गुड्स के लिए इंपोर्टर बन गया और रॉ मटेरियल में एक्सपोर्टर बन के चला गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मोनोपोली का मतलब होता है एक का अधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एक का अधिकार, तो यहाँ पर ट्रेड पर एक का अधिकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था वो अधिकार हो गया, यहाँ पर मोनोपोली उन्होंने कायम कर दी। अगर हम ब्रिटेन और इंग्लैंड के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। जो हम ब्रिटेन में, इंग्लैंड में माल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उधर से हम माल जो है इंपोर्ट करेंगे तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने जो था टैक्स फ्री कर दिया, अर्थात टैरिफ पॉलिसी यूज़ की। अगर अदर कंट्री से हम माल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाए गए, जिसके कारण हमारा ट्रेड जो था हैंडीक्राफ्ट का काम भी पीछे चला गया, और हम भी जो था इंपोर्ट करते थे वो कॉस्टली हो जाते थे, जिसके कारण हम ओनली ब्रिटिश और यूरोप वगैरह कंट्री से ही जो माल आता था उसको ही यूज़ करते थे। थर्ड पॉइंट
उसके कारण, उसका कारण भी कही था। एक मैं आपको ये भी पॉइंट बता दूं, उनकी कॉस्ट कैसे कम होती थी। यहाँ ये मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये सही मैप तो नहीं, मैंने इंडिया की आपको जो है एक पिक्चर सी ऐसी बना दी कि ये इंडिया है, और यहाँ पर ये मुंबई शो किया गया है। और यहाँ से जो ब्रिटिश आए, यहाँ यूरोप से आए, लंदन से जो आए थे, तो वो कहाँ से आए, क्योंकि जो इंडिया है ये तीन तरफ से तो पानी से घिरा हुआ और एक तरफ से ये हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, तो ये समुद्री रास्ते के तरफ से आए थे यहाँ तक। और यहाँ पर आने जाने में उनको जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी वो 12,300 माइल्स अर्थात 19,800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी। जो यहाँ पर माल यहाँ से आता, यहाँ कोस्टल एरिया जो इंडिया का ये कोस्टल एरिया, यहाँ पर बंदरगाह वगैरह पर, तो यहाँ समुद्री जहाज के रास्ते से ये फिनिश गुड्स लेके आते थे और रॉ मटेरियल यहीं से लेके जाते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ से एक सीधी यहाँ यूरोप तक जो है एक कैनाल निकाल, जिसको हमने कहा था उसका नाम दिया गया सुएज कैनाल, जो कि 1869 में सुएज कैनाल निकालेगी, जिसकी डिस्टेंस 19,800 किलोमीटर की बजाय कितनी होगी, 11,600 किलोमीटर। यहाँ से डिस्टेंस जो थी वो कम से कम 8200 किलोमीटर, 8,200 किलोमीटर कम होगी। माइल्स में देखें तो 7,200 मील्स की रहेगी। तो यहाँ से सीधी कैनाल जो थी वो निकल गई, जिसके कारण अब माल वो एक्सपोर्ट यहाँ से करने लगे और इंपोर्ट भी यहाँ से आने लगा, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो गई थी। तो थर्ड पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। तो जो ट्रेड किया जाता था तो वो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही होता था, जितना भी सरप्लस होता था हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही करते थे। जो खर्चा होता था तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया जाता था, जहाँ वो अपने यूरोप में पैसा लेके जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या डिफेंस के लिए खर्चा किया जाता। इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार फॉरेन ट्रेड को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड ले गए थे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसी थी हमारी, कितने लोग यहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, मतलब पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो उस वक्त हमारा जो ब्रिटिश के टाइम में बर्थ रेट और डेथ रेट था ये काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो कैसे देखा जाता है, ये ब्रिटिश जो है 1000 के पीछे देखा जाता है। मान लीजिए इस एरिया में 1000 पीपल रह रहे हैं और वो कितने लोगों को बर्थ दे रहे हैं, वो हो गया बर्थ रेट। और 1000 के पीछे कितने लोग मर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेथ रेट। तो 1000 के पीछे कितने लोग मरते थे, कितने लोग जन्म लेते थे, उसको हम बर्थ रेट और डेथ रेट कहते हैं। उस वक्त ये दोनों ही हाई थे। तो बर्थ रेट जो था 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर 1000 था। इतना ज़्यादा था क्योंकि उस वक्त जो था एक तो हेल्थ केयरनेस थे, लोग अवेयरनेस नहीं थे, तो लोगों का इलाज नहीं हो पाता था, युद्ध लगातार लगे रहते थे तो लोगों की डेथ हो जाती थी। इंटरटेनमेंट के कोई सोर्सेज नहीं थे तो लोग इसको इंटरटेनमेंट भी समझते थे, तो बर्थ जो था बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही थी। सेकेंड पॉइंट था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है कि 1000 बच्चे 1000 के पीछे 1 साल से कम वाले बच्चों की क्या मृत्यु होती है, अर्थात वो बच्चे जो 1 साल से पहले ही जो है बर्थ लेने के बाद 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, अर्थात फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। तो ये क्या, डेथ रेट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। उस वक्त जब ब्रिटिश रूल था तो 1000 के पीछे 218 जो बच्चे थे वो मर जाते थे, और आज की जो रेशियो है वो 1000 के पीछे 32 है। तो ये हमारा था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। नेक्स्ट पॉइंट आया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उस वक्त जो मनुष्य की एज थी वो लगभग 32 ईयर्स थी और आज 69.4 ईयर्स है। इसका अभिप्राय क्या है वो बहुत बताता हूँ आपको। लैक ऑफ हेल्थ केयरनेस या लैक ऑफ अवेयरनेस।
अर्थात ये इसका अभिप्राय ये नहीं है, मैं मान लीजिए मैं 3 यहाँ बना रहा हूँ कि पहला आदमी जो है ये 60 साल का है, दूसरा आदमी जो है 50 साल का है और तीसरा जो बच्चा है वो 10 साल का है। ठीक है, तो अगर इन तीनों का मैं टोटल लगा दूँ ये 120, तो 3 का टोटल लगाया 120 डिवाइड 3 तो 40, तो जो 40 ईयर्स ये एवरेज निकल गई, तो ये एवरेज निकाली जाती है ना कि एक आदमी की एज है। तो इस प्रकार उस वक्त जो एवरेज थी वो 32 ईयर्स थी और आज की जो एवरेज है वो है 69.470 ईयर्स तक हम जो अपनी एज कवर कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट इंडिया में क्या है बेटा? लिटरेसी रेट हु कैन ओनली राइट एंड रीड इन इंडिया। इंडिया में जो व्यक्ति लिख सकता है, जहाँ पढ़ सकता है, अप टू 7 ईयर्स से, जब वो 7 ईयर्स का हो जाता है उस वक्त जो लिख सकता है, जहाँ पढ़ सकता है, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। तो उस वक्त ब्रिटिश के टाइम हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 16% था और फीमेल का 7% था। ये जेंडर बेस्ड सोसाइटी भी थी, लेडीज़ को उस वक्त फीमेल को पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, तो वो उससे भी कम थी, ये बहुत ही ज़्यादा कम थी। 16% लिटरेसी रेट था और 7% जो था वो फीमेल में पाया जाता था। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। तो अगर इसकी हम हिस्ट्री में देखें, इसमें भूगोलिक एरिया के बारे में, हमने पॉपुलेशन के बारे में बताना है इसमें भी। तो इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशंस 1921 इन रिगार्ड्स एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो 1921 को हमने किसका नाम दिया? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है कि किस साल को कहा जाता है। तो 1921 इज रिगार्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका अभिप्राय कि जो 1921 था उससे उस वक्त कई बार क्या थी, पॉपुलेशन से पहले कम होती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी। तो उस वक्त हमने 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ईयर कहा गया। ईयर 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ नेवर कंसिस्टेंट, फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट ईयर 1921 से पहले हमारी जो कंसिस्टेंसी ग्रोथ कभी भी नहीं हुई, फ्लक्चुएटिंग थी, कभी बढ़ती थी और कभी डिक्रीज हो जाती, जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। और आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट राइज। तो उसके 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिसको हमने सेकंड स्टेज का नाम दिया गया। अगर हम बात करें 1901 के डिक्लाइन, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 0.04 करोड़ देन 1891 थी। अगर पॉपुलेशन सेंसस का काम था तो सबसे पहले इंडिया में अंडर ब्रिटिश रूल इन 1881 में सेंसस का काम किया था। 1881 में सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया गया था। अगर 1901 की बात करें, 1891 के अनुसार ये 0.04 डिक्लाइन हो गई थी, अर्थात 1891 में ये 23.87 करोड़ थे और ये 1901 में 23.83 करोड़ होगी, अर्थात 0.04 करोड़ कम हो गई थी। 1911 में ये 1.38 करोड़ राइज होगी 1901 के मुकाबले में, क्योंकि उस वक्त थी हमारी 23.83 करोड़, उसके बाद ये 25.21 करोड़ के हिसाब से राइज हो गई थी। तो टोटल नेट देखें 1.38 करोड़ राइज हुई थी। 1921 डिक्लाइन, फिर 1921 में ये डिक्लाइन होगी 0.07 करोड़, इसके मुकाबले में 1911 के मुकाबले, क्योंकि 1911 में थी 25.21 करोड़ जो थी वो आगे डिक्लाइन होकर चली गई, कितनी 25.14 करोड़ डिक्लाइन हो गई थी। तो ये 1921 से पहले कभी कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 के बाद इसने कभी भी कम होने का नाम नहीं लिया, लगातार ये 1921 ऑनवर्ड जो है ये आगे की आगे इंक्रीज ही होती गई है। 1921 ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन। 1931 में ये 2.76 करोड़ राइज हुई, 1941 में 3.96 करोड़ राइज होगी, 1951 में 4.24 करोड़ राइज होगी, एंड सो ऑन आगे की आगे ये इंक्रीज होती गई। तो राइजिंग पॉपुलेशन के कारण मेंटेनेंस जो था हमारा, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट थी वो हाई होगी, क्योंकि हम पर हाई बर्डन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई हमें रख रखाव पर खर्चा ज़्यादा करना पड़ा, तो ग्रोथ ओरिएंटेड हमारी नहीं हो
वाइज हमारी ग्रोथ का काम इकोनॉमी का रुकने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ने लगे, तो उस कारण हम इतना ग्रो नहीं कर पाए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय।